Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Glean Institute. So 10th class students, your waits over here. अब आपको और wait नहीं करना पड़ेगा as you were asking me that ma'am when you are going to start the chapter electricity for class 10. So here I am with the chapter. आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी एंड बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कहाँ कहाँ है ये इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर. अब मैं क्यों कह रही हूँ एवरीवेयर, इसके लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ. लाइक स्ट्रीम ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर. इफ electricity will not be there, we will not be able to hear. We can't see without electricity. We can't even think without electricity. You are watching this video because of electricity. Your mobile phone working on electricity. Okay, LEDs and laptop, every appliance is working on electricity. तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में सारी की सारी जानकारी होना. सो आज ये सारी जानकारी हम लेंगे, बट बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट अंडर विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी. तो पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स की किस ब्रांच में हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं. सो हियर इज आवर फिजिक्स और हमारी फिजिक्स की ही एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही एक वाइड ब्रांच है ये फिजिक्स की. इवन 12th की जो फिजिक्स है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो, इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म मींस रिलेटेड टू मैग्नेटिक. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी फिनोमेना पढ़ते हैं और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड फिनोमेना भी पढ़ते हैं. क्लियर है ये चीज. और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आगे डिवाइड किया गया है दो सब ब्रांचेस में, जिनमें एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट. तो यहाँ पे रेस्ट पे कौन होगा? चार्ज. So electrostatic is the branch where we study about the phenomena related to electric when the charge is at rest. Charge is at rest. And electrodynamics, dynamics means something is in motion. तो electrodynamics में हम पढ़ते हैं जब charge किस में हो? Motion में हो. Charge is moving. तो ऐसे सारे फिनोमेनास पढ़ते हैं जिसमें चार्ज को हम किस में लेके चलते हैं? मोशन में. और यहाँ हम जितने भी फिनोमेनास पढ़ते हैं उनमें चार्ज हमारा किस पे रहता है? रेस्ट पे रहता है. क्लियर है ये चीज. अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उनमें लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं. उसके अलावा इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. ऑल्दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तब भी बनता है जब चार्ज मोशन में होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो दोनों ब्रांचेस में आ जाता है. क्लियर है ये चीज. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम जिन फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं वो है, एक तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा मेन चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी. उसके अलावा हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर जस्ट नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म. And other than this, other topics are there, alternating current, electromagnetic induction, but वो सारे आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में बेसिकली ये दो ही चैप्टर्स हैं, तो ये दो ही यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं. And one more thing, I just need a commitment from you that you will attend all the lectures in continuity. अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, आपने एक भी लेक्चर मिस किया है तो आप भूल जाओ कि आप कभी भी IIT या नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर, आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे. सो जस्ट इस अपॉर्चुनिटी को आपको उसी तरीके से लेना भी पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे. ओके, सो हियर आई एम क्लियर with the branch of physics under which we study the electricity.
बट देखो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बाद में आती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो तो बहुत बाद में आता है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है लेकिन सबसे पहले उस बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी जाती है, बोलते हैं ना नींव की ईंट। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की जो फाउंडेशन ब्रिक है वो फाउंडेशन ब्रिक क्या है, चार्ज। सो आवर टुडेज लेक्चर विल बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन चार्ज। आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कोई इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, ओके। सो लेट अस सी that what is charge. So आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, चार्ज पे रहेगा। देखो चार्ज क्या है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उससे पहले मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखती हूँ। सी आपने कभी एक पर्सन को अपनी आईज में कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते देखा होगा। तो जब वो पर्सन कॉन्टेक्ट लेंस अपनी आई में पहनता है तो उस वक्त जब वो जैसे उस कॉन्टेक्ट लेंस को अपनी आई के पास लेके जाता है वैसे ही वो कॉन्टेक्ट लेंस आई के साथ स्टिक कर जाता है। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज दैट कॉन्टेक्ट लेंस अट्रैक्टेड द प्रोटीन प्रेजेंट इन द आई ऑफ द वेयरर। क्लियर है ये चीज? जब अगर मैं चॉक से लिखूं, कोई अगर अभी तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, अगर मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड हो उस पर अगर मैं चॉक से लिखूं तो जो चॉक का डस्ट है वो स्टिक कर जाता है उस ब्लैक बोर्ड से। सो व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड दीज थिंग्स? क्या हो रहा है यहाँ पे? और भी अगर एग्जाम्पल्स लें तो जैसे कोई भी अगर आप एक ग्लास रॉड को अगर एक सिल्क क्लॉथ से रब करो, तो सिल्क क्लॉथ से अगर आप रब करो तो सिल्क क्लॉथ चार्ज हो जाता है। क्या है ये फिनोमेना? इन सब के पीछे एक कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन हो रहा है चॉक के डस्ट और बोर्ड के बीच में, अट्रैक्शन हो रहा है कॉन्टेक्ट लेंस और आई के प्रोटीन के बीच में। कहाँ से आया ये अट्रैक्शन? इस अट्रैक्शन के पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस अट्रैक्शन? तो यहाँ पे जो कॉज है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट कैन बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट यहाँ पे कौन सा लग रहा है? ये अट्रैक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो चार्जेस के बीच में लगता है। दैट मीन्स इस फोर्स का भी ओरिजिन क्या है? ये फोर्स भी किसकी वजह से लग रहा है? चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज और चार्जेस। दैट मीन्स ये जितने भी फिनोमेनाज हमारे अराउंड अकर हो रहे हैं, जब आप विंटर्स में अपने वुलन क्लोथ्स को रिमूव करते हो तो आपके हेयर्स चार्ज हो जाते हैं, वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। आप अपने हेयर से एक स्केल या कॉम को रब करके बिट्स ऑफ पेपर की तरफ लेकर जाते हो तो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर एंड द चार्जेस आर गिविंग राइज टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So how we can define the charge? चार्ज की डेफिनेशन साथ साथ समझ भी लो और लिख भी लो। What is a charge? It is an intrinsic property of all the materials या मैटर कह सकते हो, all the materials which give rise or which is responsible for electric phenomena, electric or related phenomena। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फिनोमेना हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जितने भी इलेक्ट्रिक फिनोमेना हैं उन सब के पीछे मेन रीजन क्या है? चार्ज। सो आपको यहाँ पे चार्ज की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी कि चार्ज को समझना हमारे लिए इतना क्यों जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी को बाद में समझेंगे क्योंकि बिना चार्ज को समझे, चार्ज की प्रॉपर्टीज समझे, आप इलेक्ट्रिसिटी को कभी नहीं समझ सकते। ओके, सो व्हाट इज चार्ज? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सी इंट्रिंसिक ये वर्ड आया है यहाँ पे, इसका भी मैं आपको मतलब बता दूं। इंट्रिंसिक होता है समथिंग विच इज फंडामेंटल, जिसके बारे में कोई इफ एंड बट नहीं होता कि ये चीज है तो है, फंडामेंटल है ये।
जैसे कि एटम है, वो फंडामेंटल, हमें पता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो वो फंडामेंटल, आप इफ एंड बट नहीं कर सकते। क्लियर है? इसी तरीके से हर एक मैटर के पास चार्जेस हैं, तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल है। ठीक है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। सो दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मास है, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मासलेस नहीं है, एवरीथिंग हैज गॉट अ मास। सुना होगा कभी, एवरीथिंग हैज गॉट अ मास, तो वो मास भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। देयर इज नो इफ एंड बट। ओके, so intrinsic property of all the materials which is responsible for electric or related phenomenon। आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, that electric charge is the property of any material due to which it can experience the force and it can apply the force, और स्पेशली कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। so this is how you can define the charge। क्लियर है? अब ये जो हम इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फिनोमेना का ओरिजिन क्या है? ये अभी हमने जो एग्जांपल्स पढ़े कि ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो वो चार्ज हो गया, ये सारे फिनोमेनास का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अराउंड 600 BC, 600 BC में जो ग्रीक साइंस उस वक्त बहुत ज़्यादा एक बूम था कि बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह वहाँ पे हो रहे थे, तब वहाँ पे ये देखा गया कि जो एम्बर है, एम्बर एक येलो कलर का रेजिनस सब्सटेंस है, उस एम्बर को जब रब किया गया तो रब करने के बाद वो टाइनी स्ट्रॉज जो थी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। क्यों आया? क्योंकि एम्बर का उस वक्त जो ग्रीक वर्ड है, एम्बर तो ये हमारे लिए है, लेकिन इसका जो ग्रीक वर्ड है, और आपको पता होगा कि जितने भी मेनली इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो ग्रीक या लैटिन से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो एम्बर का जो ग्रीक वर्ड था वो था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन। यहीं से अभी तक फिजिक्स मानता है कि यहीं से ओरिजिन हुआ है जितने भी ये टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो यहीं से हुआ है। ऑल्दो तब तक जब ये 600 BC में ये फिनोमेना देखा गया तब तक उनको भी नहीं पता था कि ये चार्जेस की वजह से हो रहा है या इस फिनोमेना को कहते क्या है, उनको भी नहीं पता था। लेकिन क्योंकि वहां से रिसर्च स्टार्ट हो गया था, इसीलिए ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? इसी इलेक्ट्रॉन से ओरिजिन माना जाता है। क्लियर है ये चीज? वेरी गुड। उसके बाद हम इस चार्ज की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। The SI यूनिट ऑफ दिस चार्ज। देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, द ऑगस्टिन डी कूलम। सो ऑगस्टिन डी कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्हीं के नाम पे चार्ज की यूनिट आई थी। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये आपको अभी के लिए ध्यान रखना है कि जो SI यूनिट है चार्ज की वो क्या है? कूलम है। और भी इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा और। अगर इलैबोरेटेड वे में देखें कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो देखो और कुछ नहीं है, आपने एटम पढ़ा होगा। एटम इज कंसिस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अराउंड दिस न्यूक्लियर। यही आपने अभी तक यही पढ़ा है एटम के बारे में। तो यही तो चार्जेस हैं। और क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है, ये क्या है? चार्जेस ही तो हैं। सो दिस एटम इटसेल्फ इज कंसिस्टेड ऑफ दिस चार्जेस। सो बेसिकली चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। One is positive charge, one is positive charge, जिसको आप चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, and another one is negative charge, another one is negative charge। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से। बेसिकली यही मैं आपको बेसिक बातें बता रही हूँ, डेप्थ में भी जब जाना होगा हम डेप्थ में भी जाएंगे। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। ये भी आप पढ़ चुके हो कि जो पॉजिटिव है दे रिपेल ईच अदर, नेगेटिव also repel each other, but positive negative
attract each other. So similar charges will repel each other and opposite charges will attract each other. Clear? So you can just take a screenshot and you can write down. Proper notes बहुत ही जरूरी है. देखो यहाँ पे अभी हमने इस एटम को देखा, तो देखो एटम के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही हैं. तो जब चार्ज की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है. अ सिंगल इलेक्ट्रॉन consists 1.6 minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज. कूलम मैंने लगाया क्योंकि इसकी एसआई यूनिट है. इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है. और अगर बात करें प्रोटॉन की, तो देखो प्रोटॉन पे इतना ही सेम चार्ज पॉजिटिव में होता है. इसीलिए तो एक एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं. कब? जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वहां पे प्रेजेंट हो, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? इतना ही चार्ज पॉजिटिव में किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है. 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. क्लियर है ये चीज? ओके. अब यहाँ पे देखो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है दैट चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. चार्ज बिना मास के नहीं आता. मास तो बिना चार्ज के आ सकता है, चार्ज बिना मास के नहीं आता. अब आप बोलोगे ये क्या है? तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज लूज कर रहा है तो वो चार्ज के साथ साथ कुछ मास भी लूज करता है. क्यों करता है? देखो, चार्ज लूज करने का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना. ठीक है, चार्ज लूज करने का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना. तो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होता है. That mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है. प्रोटॉन का मास भी देख लो. मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg. तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो इतना मास भी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. और दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट उस चार्ज को गेन कर रहा है तो वो मास भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. तो अगर चार्ज है तो चार्ज के साथ हमेशा मास क्या रहेगा? एसोसिएटेड रहेगा. बट मास के साथ चार्ज एसोसिएटेड रहे ये जरूरी नहीं है. क्लियर है ये चीज? ओके. नाउ दिस चार्ज हैज गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ये चार्ज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. देख लेते हैं कि वो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. उसके बाद हम देखेंगे कि ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की, दैट इज इट पोजेस एडिटिव प्रॉपर्टी. चार्जेस show additive properties. Additive property. क्या मतलब है इस additive property का? कि चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. कैसे? कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कोई भी मान लो, किसी भी अगर मटेरियल पे अगर कोई चार्ज है, सपोज उसके पास यहाँ है 3 कूलम चार्ज और यहाँ है उसके पास -2 कूलम चार्ज. तो अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज की बात करें, नेट चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? नेट चार्ज ऑन इट विल बी +3 कूलम -2 कूलम. दैट मीन्स ये नॉर्मल एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है विद इट्स साइन. तो चार्ज अपने साइन के साथ एक नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है. इसीलिए यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +3 कूलम -2 कूलम प्लस का 1 कूलम. तो नेट चार्ज इस पूरी बॉडी पे कितना है? 1 कूलम चार्ज है. तो आप इसको अलग अलग 3 कूलम -2 कूलम बोलो, इससे अच्छा आप इसको क्या बोलो कि इसके पास कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है. तो चार्ज क्या शो करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है. क्लियर है ये चीज? आफ्टर दैट the second property of charge is that charge is always conserved. Charge is always
कंजर्व्ड। आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है। एनर्जी कंजर्वेशन में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज देयर विद द चार्ज। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट एक तरफ जितना चार्ज लूज कर रहा है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या दूसरी बॉडी उतना ही चार्ज गेन कर रहा है। तो जितना लॉस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जो हमने ग्लास और सिल्क का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो देखो ग्लास रॉड जितने वहां पे ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिल्क उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है इसका रीजन मैं आपको पहले ये समझा के फिर दूंगी। तो ग्लास रॉड जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क ने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो सपोज अगर ये ग्लास रॉड है और इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है पॉजिटिव चार्जेस का होना। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से ऑटोमेटिकली वहां पे पॉजिटिव चार्जेस का एक्सेस हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर ये ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्जेस का एक्सेस हो गया, दैट मींस जो भी हमारा यहाँ पे सिल्क क्लॉथ है सपोज, तो सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्जेस का क्या हो गया, एक्सेस हो गया। लेकिन सपोज 3 नेगेटिव चार्जेस इसने लूज किए तो 3 पॉजिटिव गेन भी तो कर रहा है। तो अगर आप इनके दोनों के चार्जेस को ऐड करो तो फिर से आपको उतने ही चार्जेस मिलेंगे जितने इस प्रोसेस से पहले इनके पास थे। आ रही है बात समझ? जितना इनिशियली इनके पास चार्जेस थे, आफ्टर अ सर्टेन प्रोसेस, चाहे वो रबिंग की प्रोसेस हो, उस प्रोसेस के बाद अगर चार्जेस किसी ने लूज किए हैं किसी ने गेन किए हैं, ओवरऑल सारे चार्जेस का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दोनों के मिला के 10 चार्ज थे तो बाद में भी कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। 10 होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। क्लियर है ये चीज? इवन इस यूनिवर्स का भी टोटल चार्ज कांस्टेंट है। अगर एक तरफ कोई एक ऑब्जेक्ट कोई चार्जेस लूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में दूसरी तरफ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उतना ही चार्ज क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने बीच में एक लाइन बताई कि जो ग्लास रॉड है वो नेगेटिव चार्जेस लूज करता है, सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्जेस गेन करता है। ऐसा क्यों होता है, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं, एक टर्म होती है वर्क फंक्शन। एक टर्म होती है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन किसी भी बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। द वर्क फंक्शन इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर अ सर्टेन सरफेस और अ बॉडी that it requires to lose electrons। अगर आपको किसी सरफेस से, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं, बाहर निकालने हैं, तो आपको एटलीस्ट इसके वर्क फंक्शन के बराबर इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप उतनी एनर्जी नहीं देते तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होती है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन आपको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जिसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, उससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सिल्क का जो वर्क फंक्शन है वो ग्लास से ज्यादा होता है, इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली डिटैच नहीं होते हैं। जबकि ग्लास का वर्क फंक्शन कम है तो इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाते हैं और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, सिल्क की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज? After that, the third and the very important property of the charge is that charge is always quantized, or we can say quantization of charge। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे आगे आपके क्वेश्चंस भी आएंगे और मैं एक पूरा लेक्चर सिर्फ इसके क्वेश्चंस पे लूंगी। द नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इसके क्वेश्चंस पे होगा, as we are preparing for the IIT and NEET, so it's very important। okay, so quantization of charge क्या कहता है, that every charge is an integer multiple of elementary charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। क्या मतलब है इस लाइन का कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं दैट चार्ज, जो सिंबल हम चार्ज के लिए यूज करते हैं वो हम Q यूज करते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू N इंटू E।
E is the charge of one electron and n is any integer 1 2 3 and so on. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अभी तक का जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो माना जाता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना जाता है. कितना? 1.6 into 10⁻⁻19. क्वार्क भी आता है, लेकिन क्वार्क का कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे क्योंकि क्वार्क अभी तक इस लिस्ट में नहीं आया. उसको अभी तक जो बेसिक एलिमेंट्री चार्ज है उसकी जगह नहीं दी गई है. वो अभी तक किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है. उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है. क्लियर है? तो जितना भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा. दूसरे तरीके से अगर इसको समझें तो अगर आपके पास कोई एटम है, अगर आपको उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे 2.3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे. नहीं देगा. 1 इलेक्ट्रॉन लो, 2 लो, 3 लो, 1000 लो, 100 लो, जितना लेना है लो, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं देगा. आ रही है बात समझ? सो the charge can always exist only in the form of the integer multiple of an elementary charge, that is the charge of an electron. आ रही है बात समझ? 2/3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, √2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 100 देगा, 1000 देगा, लेकिन इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही देगा. इसको याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. आ रही है बात समझ? ये प्रॉपर्टीज थी चार्ज की. अब भाई चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया. चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है. चार्ज का जो सिंबल होता है वो कैपिटल Q होता है. चार्ज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे आ जाता है तो वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? नाउ द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड. ये सारे हमने पढ़ लिया. लेकिन ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है वो जानना अब जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपने जो चैप्टर का मेन पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे. क्लियर है? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर दैट हाउ डज दिस चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ज है ये दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है. ये हमारे चार्ज भैया और ये चार्ज भैया बनाएंगे दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी. एक तो ये बनाएंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक तो ये क्या बनाएंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इसको मोटे मोटे तौर पे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. एंड अनदर इट गिव्स राइज टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. When this charge is at rest, it gives rise to static electricity. जब ये रेस्ट पे रहेगा तब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देगा. और बेसिकली ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से बनती है? फ्रिक्शन की वजह से, मैकेनिकल फ्रिक्शन की वजह से. और जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो क्या बनाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमें इस पे आना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देख लेते हैं. इसके लिए आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एग्जाम्पल होने वाला है. एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस एग्जाम्पल. I have a metallic sphere. ठीक है. अच्छा, मुझे ये पढ़ाते पढ़ाते कि एग्जाम्पल याद आ गया चार्ज का एक और. हम जब छोटे होते तो हम गेम खेलते थे कि हम चेयर पे अपने किसी फ्रेंड को बैठाकर उसे बोल देते थे कि अपने पैर ऊपर रखना, पैर नीचे मत करना. और हम एक टाल लेकर दे दनादन जो चेयर को पीटते थे. बड़ा मजा आता था. और बाद में उसको क्या कहते थे? देख फिंगर टच करना. और फिंगर टच करते ही एक शॉक लगता था. वो भी किसकी वजह से? चार्ज की वजह से. आप भी करते होंगे, है ना? आज नहीं किया तो ट्राई करके देखना. और अगर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट चाहिए तो क्या करना? अपने फ्रेंड को बिठाना चेयर पे और उसको एक सिल्क क्लॉथ ले लेना. अगर वुलन ले लो तो और बेटर है. एक सिल्क क्लॉथ से उसकी पिटाई करना. फ्रेंड की खुद की करना, चेयर की मत करना. ठीक है? और देखना, फिर उसके हैंड को टच करके देखना, आपको शॉक लगेगा. और भी अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो आप अगर आपके बेड पे कोई एक ऐसी बेडशीट जो प्रॉपर कॉटन की नहीं है, थोड़ा उसमें कुछ रेयॉन मिक्स है, कुछ पॉलिस्टर थोड़ा सा मिक्स है, सिल्क मिक्स है, तो आप कभी भी देखना कि रात को जब लाइट्स ऑफ हो तो आप जब उस बेडशीट पे अपने हैंड को रब करोगे तो देखना आपको वहाँ पे स्पार्क दिखेगा. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर है? तो हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, एग्जैक्टली. सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी.
इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टिंग स्फीयर, कोई मेटल स्फीयर है ये, और मैंने इसको अर्थ से क्या कर दिया, इंसुलेट, थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे और एक ही वन गो में हम इसको समझेंगे। ये मैंने एक मेटेलिक स्फीयर लिया, मेटल स्फीयर, मेटल स्फीयर। इस मेटल स्फीयर के पास मैं एक रबर रॉड को लेकर आई, एक रबर रॉड है ये, रबर रॉड, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये रबर रॉड नेगेटिवली चार्ज है, और इस स्फीयर के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्जेस का एक्सेस है, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। जब हम इस रॉड को इसके पास लेकर आएंगे तो होगा क्या, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जैसे ही आप इसको टच नहीं करना है, सिर्फ पास लेकर आना है, जैसे ही पास लेकर आओगे तो भाई नेगेटिव, नेगेटिव का दुश्मन, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा दूर भाग, हट। तो ये देखो नेगेटिव को क्या करेगा, दूर, और पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव भाई भाई, तो पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये यहाँ पे एक तरफ हो जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। अर्थ से इंसुलेट किया हुआ है अभी तक इसको, तो हुआ क्या, पॉजिटिव एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए और नेगेटिव एक तरफ चले गए। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, अब इस कंडक्टिंग स्फीयर की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मतलब है कि इसको एक वायर की हेल्प से अर्थ के साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है हम जीरो पोटेंशियल पे लेके चलते हैं, तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस क्या कर जाएंगे, अर्थ में मूव कर जाएंगे, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्जेस गायब। उसके बाद बचे सिर्फ कौन से, पॉजिटिव चार्जेस। अब इस रॉड को हटा लो, फोर्थ स्टेप में इस रॉड को हटा लो, बचा कौन, अकेला स्फीयर। अब इसके पास सिर्फ कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज इस रॉड को हटाते ही फिर से इस पूरे स्फीयर में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब ये स्फीयर क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, और चार्ज भी इसके पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ लिख देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऐसा कंडक्टर्स के केस में होता है। तो देखो ये चार्ज हो गया, इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अच्छा ये इंसुलेटर्स में भी होता है, लेकिन इंसुलेटर्स में चार्जेस मूव नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये चार्जेस बस एक तरफ हो जाते हैं, यहाँ तक की प्रोसेस हो जाती है इंसुलेटर्स में, पॉजिटिव एक तरफ हो जाते हैं, नेगेटिव एक तरफ हो जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक स्केल अगर लेते हो और स्केल को अपने हैंड से अगर रब करते हो, उसके बाद आपका जो स्केल है वो क्या करता है, वो अब चार्ज हो चुका है, वो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। वो स्केल को अगर आप टाइनी बिट्स ऑफ पेपर की तरफ लेकर जाते हो, तो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो उसके जितने भी पॉजिटिव है वो एक तरफ आ जाते हैं। पॉजिटिव एक तरफ आने की वजह से ही, क्योंकि स्केल के पास नेगेटिव है, वो पॉजिटिव को एक तरफ खींच लेता है, पॉजिटिव को एक तरफ खींचने की वजह से ही वो सारे के सारे बिट्स ऑफ पेपर उस स्केल की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो भी क्या है, एक चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये सारे फिनोमेनाज हैं जो किससे रिलेटेड हैं, चार्ज से रिलेटेड हैं। आई होप ये अब इस तरीके की जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, अब जो अगर टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को उसने अट्रैक्ट किया है, किसकी वजह से किया है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अट्रैक्ट किया है। इस तरीके की जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। हमने सिल्क और ग्लास रॉड का केस लिया, उसमें भी सिल्क पे नेगेटिव चार्जेस आए तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गया। किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। जितने भी अभी हमने एम्बर का एग्जांपल लिया था कि एम्बर रब होने के बाद चार्ज हो जाता है, फिर वो स्ट्रॉस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये भी किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। मैंने बेडशीट वाला एग्जांपल दिया कि आप डार्क में आपको वो जो बेडशीट है वहां से स्पार्क दिखेगा, किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। आप विंटर्स में अपने क्लोथ को रिमूव करते हो, वुलन क्लोथ को, तो आपके हेयर्स एकदम फ्रीजी हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, फॉर जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हेयर्स, तो वो भी फ्रीज हो जाते हैं, किसकी वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इतने सारे एग्जांपल्स हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। आप एक इन्फ्लेटेड बलून लो, उस इन्फ्लेटेड बलून को जो वूल क्लॉथ होता है उससे रब करो काफी देर तक, रब करके अगर आप उसको वॉल से के पास लेके जाते हो तो वो वॉल से अटैच हो जाता है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है।
तो ये जो चार्ज है इस तरीके से इट गिव राइज टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर अब हम इसी चार्ज की हेल्प से किसको देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि हमारा चैप्टर है। सो आई होप आपको आज चार्ज का टॉपिक पढ़ के बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। स्टे ट्यून्ड एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कंटिन्यूटी इज मस्ट। कीप अटेंडिंग रेगुलर लेक्चर्स इफ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स। कंटिन्यूटी टूटी तो मतलब आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। Okay, so stay tuned and all the very best.